तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए सेट नंबर 4 को। और इससे पहले हम लोगों ने जितने भी सेट देखे हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाइए या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। अगर आप एसके झा का पूरा मैराथन देखना चाहते हैं बिहार पुलिस बुक का, तो उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, या फिर आप डायरेक्टली चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। और ये जितना भी सेट मैं करा रहा हूँ, जितना भी बुक करा रहा हूँ, इसका मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपके पास बुक नहीं हो, आप असमर्थ हैं बुक खरीदने में, तो वैसे लोगों के लिए मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूँ। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बुक को वहाँ से पीडीएफ के रूप में उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमसे वहाँ से बात भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी सेट हो या पीडीएफ हो तो आप हमें भी प्रोवाइड कराइएगा, ताकि मैं उसे जो है सभी लोगों के लिए अवेलेबल करा सकूं। इसके बाद जो आपका डिमांड था साइंस के लिए, बिहार पुलिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन कराना है, तो अब मैं वो भी कराऊंगा। आज या तो वीडियो आपका आ चुका होगा या फिर कल आपका वीडियो आएगा। तो आप जो है पूरा का पूरा अब जी जान लगा दो अपने तैयारी के लिए, क्योंकि 24 सितंबर से एग्ज़ाम होने, अगर नहीं भी होगा तो आपको इतना पता है कि आपको अक्टूबर तक में पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर हो जाए, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज के मैराथन को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट था कि भैया ये वीडियो ना बहुत लंबा हो जा रहा है। देखिए बात ऐसा है कि मैं थोड़ा सा अगर डिटेल बताता जाऊँ क्वेश्चन के बारे में तो वीडियो लंबा हो जाती है, उसमें भी मैथ आपका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो वीडियो इसलिए लंबा हो जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका वीडियो जो है 30 मिनट के अंदर अंदर रहे। तो चलिए, तो मुझे बस वही करना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो एक्सप्लेन करता हूँ वो ना करूँ। दूसरा क्वेश्चन है जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को समग्र रूप से आगम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। ये क्वेश्चन रेलवे के अंदर भी पूछा जाता है। तो मुगल सम्राट जो है नगाड़ा बजाने में निपुण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जो नाम, ये कौन सा नाम था, तो ये था आपका चौथ, यानी चौथ कर के रूप में लिया जाता था, किसके द्वारा, मराठा के द्वारा। अगला है मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। तो ये जो नवाब थे ये थे बंगाल के नवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई, निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, उस किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे। यानी आपसे पूछ रहा है अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक 1944 का अध्यक्ष कौन था। तो वो जो अध्यक्ष थे वो हैं आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैकॉले की शिक्षा नीति कब लागू होती है। तो ये होती है 1835 से स्टार्ट होती है, और इसी के बाद से क्या होती है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो सबसे ज़्यादा सहायता जो किया हुआ था अंग्रेजों का, ये था आपका ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने। इसके बाद है क्रांतिकारी हार्डिंग बम कांड में कौन शामिल नहीं था। तो कौन नहीं था शामिल, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका भगवती चरण बोहरा। ये जो है शामिल नहीं थे, जबकि मास्टर अमीर चंद, भाई मुकुल, माफ़ करिएगा, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी और एक नाम और था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए तो इस कथन को देखते हैं। और यहाँ पे पहला कह रहा है कि वर्ष 1911 में चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ये सही है। दूसरा जो कथन है कह रहा है कि सन यात सेन ने 1905 में तुंग मैंग पार्टी की स्थापना किया था, ये भी सही है। 1911 की क्रांति चीन में गणतंत्र की स्थापना कर दी जाती है, ये भी सही है। तो सारे के सारे कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है पुनर्जागरण आंदोलन का सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे होता है। तो पुनर्जागरण आंदोलन का शुरुआत सबसे पहले होता है ये इटली के फ्लोरेंस में। तो इटली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। तो ये लोग जो हैं शुक्र ग्रह का पूजा करते थे। अच्छा, आपको कमेंट में बताना है सुबह का तारा, शाम का तारा, चमकीला तारा, ये तीनों उपनाम किसका है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे है गद्दिश,
जो कि हिमाचल प्रदेश से जनजाति बिलोंग करती है। उसके बाद दूसरा है आपका टोडा। टोडा कहाँ से है? तो टोडा जो है आपका तमिलनाडु से है। गद्दीस हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, टोडा हो गया आपका तमिलनाडु। इसके बाद जो आपका खासी है ये मेघालय से है, और जो नागा हो जाएगा ये आपका मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन हमारा डी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मयूरभंज खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मयूरभंज जो है ये प्रसिद्ध है आपका कोयले, ये लौह के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये किस राज्य में है ये आपको कमेंट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो ये कौन सी नदी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका रामगंगा और महानंदा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो इधर अभ्यारण्य दे रखा है और इधर राज्य दे रखा है। तो बांदीपुर कहाँ पे है? तो बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है। उसके बाद मेलघाट कहाँ पे है? तो मेलघाट आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके बाद बुक्सा कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। पखुई कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो झारखंड में झूम कृषि को कुरुवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी राइट हो जाएगा। इसको सुमेलित करना है। सुमेलित में ये कह रहे कि कौन सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो आप जब देखेंगे यहाँ पे घट प्रवाह कर्नाटक में, उकाई गुजरात में, उसके बाद नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, जबकि ये जो जवाई परियोजना है ऑप्शन नंबर डी ये आपका तमिलनाडु में ना हो के ये कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करके इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका 10वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग होता है? तो बर्मा जो भारत से अलग होता है ये होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो ऐसा कौन कौन सा मूल अधिकार है हमारा? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ जो है जो मूल नागरिक हैं उनको जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, साथ ही साथ उनको जो है अल्पसंख्यकों को अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, जबकि ये दोनों अधिकार जो हैं यही दोनों अधिकार गैर नागरिकों को नहीं है, यानी जो दूसरे देश से हमारे देश में आके बस जाते हैं उनको ये अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं कौन? तो ये हो जाएगी आपका मीरा कुमार। ठीक है, जबकि ये मैराथन के अंदर मैंने शायद ज्योग्राफी में ये गलती कर दिया था, तो बाकी कमेंट में मैं आपको पिन भी कर दिया आंसर को। चलिए आगे देखते हैं, जो विजया लक्ष्मी पंडित हैं ये कौन है? तो ये आपका रिकॉर्ड क्या है इनका? तो इनका रिकॉर्ड है कि यूएनओ के अंदर महासभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, सुचेता कृपलानी, इनका क्या रिकॉर्ड है? कमेंट में हमें कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पदों के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करने का काम करता है आपका अनुच्छेद 57 यानी 57, जबकि अनुच्छेद 52 के अंदर क्या है? तो अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अंदर कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? यदि कब, यानी कब कानून बना सकती हैं? तो जो है 352 के अंतर्गत जब आपात की स्थिति भारत में हो तो उस समय जो है किसी भी विषय पे, राज्य का कोई भी विषय हो, क्योंकि आपको पता है कि राज्य का कोई भी विषय होता है सामान्य समय में, तो उस समय राज्य के विषय पर या राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। लेकिन जब आपात की स्थिति होता है, 352 लग जाता है, तो उस टाइम जो है संसद उस पर कानून बनाने लगता है। तो पहला तो हमारा ये सही है, और दूसरा जो है देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा का अनुमोदन करने लगते हैं कौन? आपात की स्थिति में संसद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1993 के अंदर। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का जो संबंध है ये है आपका केंद्र और राज्य के बीच का संबंध को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? तो देश की जो कुल जनसंख्या होती है उससे भाग दी जाती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये होता है आपका हरित क्रांति, यानी पहला हो जाएगा आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये हो जाएगा हरित क्रांति से मैच। दुग्ध उत्पादन, ये हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति। उसके बाद है आपका मत्स्य पालन हो जाएगा आपका नीली क्रांति। इसके बाद है उर्वरक, ये हो जाएगा आपका भूरी क्रांति। तो ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका गॉडगिल योजना के आधार पे लागू था, ऐसा ये राइट आंसर क्या है? देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो होता है, आपको याद कैसे रखना है, HPSGD। तो पहला जो है हेराल्डोमर, तो पहला सही है। दूसरा जो है वो आपका PC महालनोबिस, तो दूसरा भी सही है। तीसरा जो है आपका ये एस फॉर क्या होता है, मेरे दिमाग से निकल गया, एस फॉर कोई समिति था, उस पर उसके मॉडल पे आधारित था। तो तीसरा यहाँ पे आपका कह रहा है गॉडगिल जो है ना ये चौथा है, ये देखिए गॉडगिल जो है आपका ये चौथा है, ठीक है, और DP दर ये आपका पाँचवा है। तो ये तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके लिए कूट दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सा है? तो ये आपका रेखी समिति। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1948 में किया गया। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, जिसको मनरेगा अधिनियम कहते हैं, के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है। तो ये किस पे आधारित है? तो ये जो है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर आधारित है। आवेग का विमीय सूत्र पूछा है, यानी डायमेंशन। आवेग बोले तो इम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो इम्पल्स बराबर क्या होता है? तो इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, यानी F/T, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स हो गया बल, यानी इसका आप डायमेंशन लिख दीजिए और टाइम का डायमेंशन लिख दीजिए और साथ में इसको एक साथ कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे, आपको अगर निकालना आता होगा, फार्मूला आता होगा, तो आप डायमेंशन भी निकाल दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। इसके आगे है निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? तो अधिकतम घर्षण बल जो है ये है आपका सीमांत घर्षण बल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये कथन किसका है? तो ये जो है किस नियम पे आता है? ये किरचॉफ के नियम से आता है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम मीटर। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? तो अनुचुंबकीय वस्तु जो है ये आपका गंधक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, TIR, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, तो उसको किस दोष से ग्रसित होने का अधिकांश संभावना है? तो उसको जो है कौन सा बीमारी होगा? तो उनको दूर दृष्टि दोष होगा, यानी अखबार पास में रह के पढ़ते हैं तो उल्टा होता है इसका बीमारी, तो दूर दृष्टि दोष, जिसको उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। जबकि निकट दृष्टि दोष को किससे करते हैं? कमेंट में कमेंट करिए। अगला देखते हैं, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये जो बनाया जा रहा है मुंगेर जिला में, ठीक है। मुंगेर वालों जो भी है हमें कमेंट जरूर करना है कौन कौन मुंगेर जिले से हो। DNA की द्विकुंडली संरचना में उपस्थित बंध का कौन सा प्रकार है? तो ये प्रकार होता है आपका हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है ये फॉर्मिक अम्ल है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे जो HCl है उसका pH 1 इसका pH लगभग 0 के बराबर होता है। नींबू का रस 2.4 होता है, तनु अम्ल का 13 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है। यहाँ पे सारे के सारे मैच हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रवृत्तियों में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये वाला कथन गलत है। अगला झूठा सोना के नाम से किसको जाना जाता है? तो झूठा सोना के नाम से जो है ये FeSO2 को जाना जाता है, ठीक है, आयरन सल्फाइड। उसके बाद है कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है?
तो कोसी परियोजना जो है ये आपका बिहार और नेपाल की परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? तो RDX का दूसरा नाम होता है साइक्लोनाइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये जो आप देख रहे हैं एड्रेनलिन, इसको कहते हैं लड़ो और उड़ो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जबकि ऑक्सीटोसिन जो होता है ये दूध के लिए यूज़ किया जाता है। इंसुलिन नाम सुना होगा आपने, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ से निकलती हैं। आगे देखते हैं सभी दालें किससे संबंधित होती हैं, कौन से कुल से संबंधित होती हैं? तो दाल दलहनी पौधे जो हैं ये लेग्यूमिनेसी के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, तो पक्षियों में जो है एक ही अंडाशय होता है। उसके बाद है राइबोसोम निर्मित होते हैं। तो राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो राइबोसोम जो है ये RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? उपास्थि के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है कॉन्ड्रिन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है, ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। यानी उसमें देखा होगा आलू कभी आप काटने होंगे तो उसके अंदर काला काला हो जाता है, तो इसी के कारण होता है। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो कौन से हार्मोन के कारण होता है? तो ये होता है आपका प्रोलैक्टिन के कारण होता है, ठीक है। और जो गाय भैंस को दूध निकालने के लिए जो सुई दिया जाता है वो ऑक्सीटोसिन देते हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इंसुलिन का जो रिसाव होता है ये बीटा कोशिका, कौन सा हो जाएगा, बीटा कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? तो हाथी पाँव होता है, हाथी पाँव मतलब समझ रहे हैं, पाँव बहुत बड़ा हो जाना, ठीक है। तो ये जो होता है आपका फाइलेरियाई कृमि के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये होता है आपका यादव पायेंग को कहते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला देखते हैं मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। तो ये कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इनके लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक हैं तो ये हैं आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, रेचल कार्सन हो जाएगा ऑप्शन। अगला है कौन सा यहाँ पे गलत है उसको पहचानना है। तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी जो है ये ताशकंद है, सही है। तजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, बदल के, ये भी सही है। ताजिकिस्तान का साना, तुर्कमेनिस्तान का एशाबत कह रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये आपका ताजिकिस्तान का राजधानी साना नहीं है, ताजिकिस्तान का राजधानी दुशानवे है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे गलत दे रखा है, दुशानवे है इसकी राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कौन है? तो असत्य कौन सा है भाई? तो औसत्य है यहाँ पे राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर को नहीं होता है, ये होता है 16 नवंबर को होता है, ठीक है। यही गलत है, ये होता है 16 नवंबर को होता है, बाकी सही है सारे। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो कागज ते कैनवास, ये जो पुस्तक है ना अमृता प्रीतम का पुस्तक है, ना कि महादेवी वर्मा का, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? ये NTPC में आया हुआ था। तो इसकी स्थापना जो है 1954 में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से केंद्र शासित राज्य कौन से राज्यों में जारवा जनजाति निवास करती है? तो जारवा जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। तो 67 का बी हो जाएगा। कली गोपाल, केली मत पढ़ना। कली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य हैं? तो कली गोपाल जो है ये असम की हैं। कली गोपाल, बिहू, ये सारे के सारे कहाँ की हैं? असम के। उसके बाद है CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और ROM मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन? ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो देखिए वज्जी बिल्कुल है, अंग ये भी है, मगध ये भी हैं, लेकिन ये जो वत्स देख रहे हैं ना ये कोसाम्बी यानी उत्तर प्रदेश के तरफ है। आप ये ध्यान रखना, इन तीनों को ध्यान रखना, ये बिहार में है, ये बिहार से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। आगे 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसके संबंध में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई को मिला, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो है ना ये सही हैं, तो यहाँ पे नन हो जाएगा राइट आंसर। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध थी? तो देखिए कल था एमटीएस का पेपर, 6 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। कनक रेले के बारे में पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो कनक रेले हैं ना ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर ने ऐसे ही आके फेंक दिया मुझे पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर किसी दोस्त ने आपका पेपर दिया हो 6 तारीख को 12 से 2 बजे तो उनको पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो ये रवाना कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो ये किया गया था आपका श्रीनगर से स्टार्ट हुआ था, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था किसको? तो आम आदमी पार्टी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो ये किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसको भी देखते हैं, सही से समझिएगा। 2 पाइप मान लेते हैं, एक पाइप जो है ए है, दूसरा पाइप जो है वो बी है, ठीक है। ये ए है, दूसरा पाइप बी है। 2 पाइप, एक 20 मिनट में भर देता है, दूसरा जो है 30 मिनट में टंकी को भर देता है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों को अगर एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगा? तो सबसे पहले क्या करना है, 20 और 30 का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आएगा 60। अब इस 60 को 20 से डिवाइड करिए तो 3 मिलेगा, उसी 60 को 30 से डिवाइड करिए तो 2 मिलेगा। अब 3 और 2 क्या है? इसका मतलब यह है, देखिए ए जो है एक टंकी को 20 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 ही यूनिट भरेगा। बी जो है 30 घंटे में पूरा टंकी भर देता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 2 यूनिट भरेगा, तो 30 से भाग दे रहा है। अब क्या करना है, दोनों को साथ काम कराना है। अगर दोनों 1-1 घंटा काम करेगा तो कितना? 3 2 5 यूनिट। 1-1 घंटा अगर ए और बी मिल के काम करेगा तो 5 यूनिट काम करेगा, तो उसी 5 से भाग दे दीजिए, तो हमारा आगे कितना? 12 मिनट यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 और ऊंचाई 7.5 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है? तो उसका फार्मूला होता है 2 इंटू एल बी, यानी एल लंबाई बी चौड़ाई प्लस बी एच प्लस एच एल। इसी फार्मूले पे आपको सेट कर देना है, और जैसे ही सेट करेंगे, आप कैलकुलेशन करने का जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और राइट आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपका 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस पर सेट करके बनाइएगा, और अगर दिक्कत होता है नहीं बनता है तो फिर हमें कहिएगा। एल लंबाई है, यहाँ 24 रखना है, अगुना बी चौड़ाई है तो यहाँ पे 14 रखना है, फिर प्लस बी यानी 14, एच की जगह 7.5 यानी 15/2 लिखिए या 7.5 लिखिए, प्लस एच की जगह 7.5 इंटू एल की जगह 24 करके सोल्व करिएगा, आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 20% की हानि होती है कब? जब हम किसी वस्तु को 48 रुपये में बेच दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 20% की हानि मतलब 100 में ना बेच के हम कितने में बेच दे रहे हैं? 80 में बेच दे रहे हैं। तो अब क्या रहा है, 20% का लाभ कमाना है, यानी 100% ना लेके कितना लेना है? 120 लेना है। तो इसको सोल्व करना है, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से कितने बार में? 6 बार में, तो 12 6 के 72 रुपये हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 डिग्री के संपूरक कोण कितना होगा? तो देखिए संपूरक कोण क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना है। एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण, दोनों के साथ 2 कोण होता है। संपूरक कोण का मतलब होता है जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए। मान लिया कि पहला कोण θ1 है और दूसरा जो कोण है वो θ2 है, तो इन दोनों का जो योग होगा ना वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। संपूरक कोण की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आप ही बताइए, एक कोण अगर 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, तो इसको 180 में माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। हो गया ये राइट आंसर। अगर यहीं पूरक कहता ना तो पूरक की जगह हमें क्या करना था? 180 की जगह बस θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चार क्रमागत संख्याओं का औसत जो है यह 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं आंसर करूं तो सबसे छोटी संख्या जो है वो आपका 28.5 आएगा, 28.5 आएगा। और 28.5 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत है, ठीक है। और आंसर जो आपका दे रखा है, ये दे रखा है आपका कौन सा, देखो ज़रा। तो आंसर जो आपका दे रखा है, ये दे रखा है 30। कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। और अगर ये 30 है, अगर मैं मान के चलूँ आंसर 30 है, तो औसत फिर 30 नहीं होगा, औसत फिर इसका बदल जाएगा। यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या है, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। अच्छा, इसको बनाएंगे कैसे, वो तरीका मैं बता देता हूँ। तो देखिए, चार क्रमागत संख्या है, तो माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितना, क्रमागत बोला है तो x+1 हो जाएगा। तीसरी कितना, तो x+2 हो जाएगा। चौथी कितना, x+3 आएगा। और इन सभी का औसत बोला है, तो औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। अब बट्टा में 4, यानी 4 से भाग दे दीजिए, 4 संख्या है तो 4 से भाग, तो फिर हमारा क्या निकल जाता है, औसत निकल जाता है। सॉल्यूशन ऐसे ही करना था, ऐसे ही होगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 768 है। तो वो धन कितना है, तो देखिए फार्मूला बता रहा हूँ। 2 वर्ष के लिए अंतर बराबर, यानी डी मतलब डिफरेंस बराबर PR का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, यही फार्मूला को फॉलो करना है। P क्या है, तो मूलधन है, रेट R रेट है, और 100 का स्क्वायर। अब इस पर सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए डी बराबर कितना दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 768, डी बराबर 768। उसके बाद पी हमें निकालना है गुना रेट, रेट है 8%, यानी 8 ही 8 64 हो गया। अब बटा 100 गुना 100, 100 का स्क्वायर 100 गुना 100। अब इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है, खुद से इसको सोल्व करना है, पी का वैल्यू निकालना है। और जैसे ही आप निकालेंगे तो आपके पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 12,000, इन 12,000 नहीं, 1,20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको बिल्कुल फार्मूला पे सेट करके दे रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन खुद से करना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन खुद से करना है, ठीक है। हाँ, समझने में कहीं दिक्कत है तो आप हमें बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार मैदान की परिमिति, परिमिति मतलब होता है वही पेरीमीटर जिसको कह रहे हैं। आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान है तो फिर उसका परिमिति दे रखा है 480। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:3। तो अपने मन से इसमें क्या एक्स चिपका दीजिए, तो इसका परिमिति कितना हो जाएगा। अब परिमिति की बात करते हैं, तो परिमिति होता है इसका 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 5x, 1 मिनट, लंबाई हो गया 5x प्लस में 3x बराबर कितना दे रखा है, ये 480 दे रखा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आपका आंसर हो गया, नहीं, आपसे क्षेत्रफल बोला है। तो चलिए लंबाई पहले निकालिए, x बराबर कितना निकाल लिया मैंने इस फार्मूले से सेट करके, 30 निकाल लिया। तो लंबाई और चौड़ाई को निकालना है। तो लंबाई में 5 का गुना, इसमें भी 5 नहीं, 30 में 5 का गुना, 30 में फिर 3 का गुना, तो इससे हमें लंबाई चौड़ाई मिलेगा। तो 5 का गुना किया तो 30 पंचे 150, और 3 का गुना किया तो 90। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। अब एरिया निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 15 नमा 135 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो गया, एरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम 12 तथा लघुत्तम 600 है, ठीक है। उनमें एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या पहले निकालिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं 12 गुना, यानी पहली ये LCM गुना HCF, यही करते हैं ना। तो 12 गुना 600 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या x मान लेते हैं। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए, तो दूसरी संख्या जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा 300, यानी दूसरी संख्या हमारा 300 हो गया। तो अब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का औसत निकालिए। तो पहला संख्या तो 24 है और दूसरा संख्या कितना है, 300। औसत क्या होता है, संख्या का योग अब बटा टोटल संख्या। तो टोटल संख्या 2 गो है, तो 324 बटा 2 कर दीजिए, तो 324
बटा में 2, जैसे ही करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 162 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी और उसकी माता की आयु 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु देखिए, यहाँ जो वर्तमान आयु है लक्ष्मी और उसकी माता वो कितना है, 3:11 है। अंतर कह रहा है 24 है, जबकि मेरे अनुसार अंतर देखिए तो ये 8 का है। तो 8 बराबर कितना, 24। तो 1 बराबर निकालना है, 1 बराबर कितना, 3। तो अब वर्तमान आयु निकालते हैं। पहले इस 3 से हमें क्या करना है, जो अनुपात दे रखा है ना वो अनुपात में गुना करना है। तो 3 3 9 अनुपात 11 में मल्टीप्लाई करिए 33। ठीक है, तो लक्ष्मी की आयु वर्तमान में अभी जो है, अभी की बात कर रहा हूँ, तो वो तो जो है 9 साल है, और उसके बाद माता की आयु 33 साल है। तो 3 साल के बाद का अनुपात पूछा है, तो 3 3 जोड़ते जाइए। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और 3 में यानी 33 में 3 जोड़ेंगे तो 36। तो देखिए 1:3 नहीं दिख रहा है आपको, तो 1:3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 4 वर्ष बाद उसे 2442 रुपये देकर ऋण चुका दिया। तो ऋण की मूल राशि कितनी थी? ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। 4 वर्ष में कितना ब्याज दिया होगा टोटल, पहले ये बताइए। तो आप कहेंगे कि 4 साल में टोटल जो ब्याज दिया होगा वो 48% उसने ब्याज दिया, क्योंकि पहला साल 12%, दूसरा साल 12%, तीसरा साल भी 12%, चौथा साल भी 12%। इस प्रकार से जो है 48% वो ब्याज देगा, प्लस जितना पैसा लिया उसको कहते हैं 100% यानी मूलधन, वो भी देगा। तो 100 प्लस 48, 148% वो लौटा रहा है। लेकिन रुपए में कितना लौटा रहा है? रुपए में वो 2442 रुपये लौटा रहा है, जबकि यही परसेंटेज में 148% है। तो कह रहा है मूलधन कितनी थी, वो राशि कितनी थी? तो वो राशि तो 100 थी। अब इसको सोल्व करिए तो आपका निकल के आएगा कितना, ये आएगा आपका 1650। इसको कैलकुलेट करिए, इसको कट कुट करिए, आपका आएगा 1650। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में के लिए का कारक बताना है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? व्यवधान, व्यवधान का मतलब होता है बाधा, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कोई आधार नहीं हो तो उसको कहते हैं निराधार, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो स्वर की संख्या जो होती है वो 11 होती हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको कमेंट करना है कि व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अगला है काले तिल चबाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो काले तिल चबाना का अर्थ होता है पराधीन होना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेदन, अति प्लस आचार, अत्याचार, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द प्रियदर्शी, तो कैसे लिखते हैं प्रियदर्शी? तो ऑप्शन सी देखिए, ऐसे ही लिखते हैं प्रियदर्शी। ठीक है, तो 93 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैन फेल्ट एग्जॉस्ट आफ्टर क्लाइंबिंग अ डैश ऑफ स्टेयर्स। तो मैन जो है वो क्या हो जाते हैं? द मैन फेल्ट एग्जॉस्ट आफ्टर क्लाइंबिंग अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। तो मैन जो है क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, या फिर थका हुआ महसूस करते हैं, या फिर उनके तोते उड़ जाते हैं, इस तरह से मीनिंग कह रहा है। आफ्टर यानी किसके बाद? तो फ्लाइट के सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद क्या हो जाता है? उनका तोता उड़ जाता है। तो इस तरह जो मीनिंग निकल रहा है वो निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए से। अगला है कि सिनोनिम बताना है, सोबर का सिनोनिम बताना है। तो देखिए सोबर जो होता है ना, सोबर का मीनिंग होता है बिल्कुल शांत, मौन, चुप। ठीक है, तो इसका मीनिंग कौन देता है? तो इसका मीनिंग देता है काम। काम का मतलब भी होता है शांत, गंभीर। इसके अलावा भी बहुत सारा वर्ड लिखते हैं, साइलेंट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइलेंट भी लिखते हैं, और सीरीन भी लिखते हैं। सीरीन भी एक वर्ड होता है, तो सीरीन बोले तो SERENE, ये सीरीन हो गया। एक वर्ड बहुत सारा कॉमन है जो कि पूछा जाता है MTS CHSL या CGL में, वो होता है ट्रैंक्विल। आपने नाम सुना होगा ट्रैंक्विल, ये जो वर्ड है TRANQUIL, ट्रैंक्विल, इसका भी मतलब होता है शांत। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एडम्स एंड फ्रेज दिया हुआ है, इसका सही मीनिंग बताना है। टू फाइट साई ऑफ, क्या लिखा हुआ है? टू फाइट साई ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा? टू फाइट साई ऑफ जो होता है ना, इसका मतलब होता है
किसी चीज़ को निगलेक्ट करने की कोशिश करना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे एंटोनिम पूछा है फेक का, तो फेक का एंटोनिम क्या होगा? फेक का मतलब समझ रहे हैं, जो जेन्युइन ना हो, तो इसका एंटोनिम बताना यानी उल्टा शब्द बताना है, तो जेन्युइन हो जाएगा। जो रियल ना हो, ठीक है, फेक, फॉल्स, बोगस, आर्टिफिशियल, ये सब जो है सिनोनिम होते हैं इसके, जबकि जेन्युइन हो गया इसका अपोजिट मीनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताना है पैसिव वॉइस, ही ओपन द डोर फॉर हिज फादर, फॉर हिज मदर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? द डोर वॉज ओपनड बाय हिम फॉर हिज मदर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। उसके बाद है कौन सा गलत स्पेल्ट है, किसका स्पेलिंग जो है वो गलत है? तो देखिए कमिटमेंट, 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 ये सही है। उसके बाद है बकेट, 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 ये भी सही है। क्वारंटाइन, कोरोना के दौरान सुना होगा आपने, क्वारंटाइन, क्वारंटीन, ये भी सही है। प्रोसीजर, प्रोसीजर, ये गलत है आपका, ठीक है, तो हमारे लिए जो राइट आंसर हो गया वो सी हो गया। प्रोसीजर लिखते क्या से? तो ये हो गया PRO, प्रोसीजर, ये हो गया प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मैराथन साइंस का वेट कर रहे हैं बहुत ही जल्द, या तो आपके चैनल पे आ चुका है, आप चैनल पे जाके देखिए, और या फिर आपका अभी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपके लिए एक सीट दिला के रहूँगा। सो आप भी लग जाइए, सिर्फ मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं फिर जल्द ही, लव यू ऑल।